मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, मुद्रा और शाख। ठीक ना। तो इससे पहले हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। मतलब बिना मुद्रा का उपयोग किए बिना हम वस्तुओं का विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली करते हैं। मतलब बिना पैसे का उपयोग किए बिना हम वस्तु का आदान प्रदान कर देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यही हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और फिर उसके बाद दूसरा चीज़ हमने क्या पढ़ा था? आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग के बारे में पढ़ा। तो आवश्यकताओं के दोहरा सहयोग में आपने क्या पढ़ा था कि एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो, दूसरा व्यक्ति जो खरीदने की इच्छा रखता हो, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ वस्तु का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग अनिवार्य विशेषता है। मतलब कि एक व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, एक व्यक्ति उसको बेचने की इच्छा रखता हो, उसी को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए, और उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था करेंसी के बारे में, बैंकों के निक्षेपों के बारे में, और फिर उसके बाद मेन चीज़ जो पढ़ी थी चेक का भुगतान, है ना। यही चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बैंकों के ऋण संबंधित गतिविधियाँ। जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है? बैंकों के ऋण संबंधित गतिविधियों के बारे में। बैंक जमा, अगर बात की जाए तो बैंक जो है जमा करता है एक रकम। बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। जो हम पैसा जमा करते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो अपने पास रखते हैं बैंक, और फिर बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को वो ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो राशि होती है, जो पैसा जमा हो जाता है, उसका एक बहुत बड़ा भाग वो कर्ज के रूप में, ठीक ना, ऋण देने के रूप में, लोन देने के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है कि बैंक जो है वो लोन के लिए पैसा कहाँ से लाता है? जो पैसा हम जमा करते हैं उसी को वो लोन के रूप में दे देते हैं। ठीक ना। चलिए इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि आज मुद्रा का लेन देन बैंकों के माध्यम से अधिकतर किया जाता है। आपने देखा होगा पैसे का जो लेन देन है वो ज़्यादातर किसके माध्यम से किया जाता है? बैंकों के माध्यम से किया जाता है। बैंक ही चेक भुगतान के माध्यम से इस प्रक्रिया को अत्यंत ही सरल बनाता है। और चेक भुगतान, जो बैंक है वो चेक भुगतान के द्वारा इसको सरल बनाता है। हमने ये भी जान लिया कि बैंक राशि को जमा उसका भुगतान करते हैं। जो बैंक में जमा राशि है उसी का भुगतान हम किससे करते हैं? भुगतान जो है चेक द्वारा करते हैं या भुगतान करते हैं। परंतु आप ये भी जानना चाहेंगे कि बैंक अपने पास जमा राशि का क्या करता है। अब ये सोच रहे होंगे कि बैंक जो है वो जो पैसा जमा होता है उसका वो क्या करता है ना। तो बैंक जो है जमा राशि का करता क्या है, ये जो जानना चाह रहे होंगे। तो चलिए, बैंक मुद्रा को अपने पास रखता है, उसकी सुरक्षा भी करता है। जो पैसा हम जमा करते हैं, जमाकर्ता जो बैंक में पैसा जमा करता है उसको वो सुरक्षित रखता है। ठीक ना। और फिर उसके साथ साथ ये जमाकर्ता वो फिर क्या करता है? बैंक मुद्रा को अपने पास रखता है, उसकी सुरक्षा करता है, फिर जमाकर्ता वो ब्याज के रूप में अन्य राशि देता है। फिर वो जमाकर्ता जो है उसका जो पैसा है, मुद्रा है, बैंक उसको क्या करता है? जमा करता है। फिगर को जरा ध्यान से देखिएगा कि जमाकर्ता जो है, जब पैसे जो मुद्रा हम बैंक में जमा करते हैं उसको वो सुरक्षित रखता है, और बाद में वो हमें जब ब्याज के रूप में लौटाता है, मतलब इंटरेस्ट के रूप में उसे लौटाता है, फिर ब्याज के रूप में अन्य राशि देता है। इन सब कार्यों से बैंकों को भी लाभ होता है। इस इंटरेस्ट से जो इंटरेस्ट हमको वो दे रहा है उससे बैंक को भी लाभ मिलता है। ठीक ना। इन सब कार्यों से बैंकों को लाभ होता है। बैंक कुल जमा राशि का सिर्फ 15% ही अपने पास रखता है। जो पैसा हम जमा करते हैं उसका 15% अपने पास रखता है, बाकी क्या करता है? मैंने आपको बताया था ना कि जो हम पैसा जमा करते हैं उसको वो ऋण के रूप में, मतलब लोन के रूप में दे देता है। 15% ही आपका पैसा अपने पास रखता है, और जब आपको जब निकालना होता है तो उसको क्या करता है? कुछ इंटरेस्ट के रूप में आपको लौटा देता है। इस ऋण पर लिए जाने वाला ब्याज बैंक को लाभ देता है। जो हम लोन लेते हैं उस पर जो ब्याज पड़ता है, इंटरेस्ट जो पड़ता है, लोन लेने पर जो इंटरेस्ट बढ़ता है वो जो होता है उससे बैंक को क्या मिलता है? लाभ, प्रॉफिट होता है। क्लियर। क्योंकि बैंक हमेशा इस ब्याज की दर जमा राशि के ब्याज की दर से अधिक रखता है। ठीक ना। मतलब जो हम जमा राशि जो हम जमा कर रहे हैं, जितना वो हमको 5% इंटरेस्ट दे रहा होगा तो 15% आपका वो पैसा रखा है, लेकिन जब लोन देगा वो
किसी और को, तो उस पर अगर 5% आपको दे रहा है तो उसको 10% इंटरेस्ट पर लोन देगा, ठीक ना। तो किसको फ़ायदा हुआ? बैंक को फ़ायदा हुआ ना। तो ये चीज़ है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण बहुत ही मांग रहती है। आर्थिक गतिविधियों के लिए जैसे लोन लेते हैं हम, घर बनाने के लिए लेते हैं। फिर उसके बाद है फिर एजुकेशन के क्षेत्र में, मतलब पढ़ने लिखने के लिए भी हम लेते हैं लोन। तो अलग अलग क्षेत्र में बिजनेस के लिए लोग लोन लेते हैं। तो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण बहुत ही मांग करती है। हमने आपके बारे में आगे आने वाले खंडों में भी पढ़ेंगे। मतलब कि इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, आगे आने वाले खंडों में पढ़ेंगे कि मतलब किस किस के लिए लेते हैं, है ना। होम लोन लेते हैं हम, है ना। फिर एजुकेशन लोन लेते हैं। फिर उसके बाद है और भी जो हमारे काम है, बिज़नेस के लिए लोन लेते हैं। तो इस तरह से बैंक अलग अलग चीज़ें, आर्थिक गतिविधियों के लिए हमें लोन देता है। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जिसके पास ज़्यादा राशि है, जमाकर्ता उन्हें राशि की ज़रूरत है, कर्जदार के बीच की माध्यमता का काम करता है। मतलब कि बीच का काम करता है, जमाकर्ता और कर्जदार के बीच का काम करता है, ठीक ना। मतलब कि यही बैंक ऋण दे देता है कर्जदार को, और फिर कर्जदार ऋण के इंटरेस्ट के रूप में मतलब क्या है, बैंक को लौटा देता है, ठीक। तो इससे ज़्यादा ब्याज पर लेते हैं, मतलब कि ज़्यादा ब्याज पर वो देता है। जैसे कि 5% अगर आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो जब उसको कर्जदार को वो लोन देगा तो 15% पर देगा या 10% पर लोन देगा, ठीक ना, ब्याज पर देगा। तो फिर जब आप लोन चुका लोगे तो उस इंटरेस्ट के साथ बैंक को लौटाओगे। तो वो जो इंटरेस्ट लौटाते हैं आप, वो बैंक का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक। उससे ज़्यादा ब्याज ऋण लेते हैं। कर्जदार के लिए ब्याज और जमाकर्ता के लिए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है, ठीक। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, शाख की दो विभिन्न स्थितियाँ। अब शाख की बैंकों की दो जो विभिन्न स्थितियाँ हैं वो क्या है। पहली स्थिति को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो पहली स्थिति क्या है, ऋण एक महत्वपूर्ण तथा, अगर बात की जाए तो ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। जो कर्ज जो है एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव भूमिका अदा करता है, ठीक है। और ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में ढकेल देता है, जो कर्ज जो है, ऋण जो है वो क्या है, कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में ढकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। अगर आप एक बार कर्ज ले लो किसी से तो वो इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और आपको उससे निकलना बहुत कष्टदायक होता है, बहुत मुश्किल से कर्जदार उससे निकल पाता है। ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। कर्ज जो है व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है, उसकी स्थिति पहले की तुलना में अगर कहें तो बदतर हो जाती है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऋण का काफ़ी महत्व बढ़ गया। अगर बात करें तो हर इंसान के जीवन में कर्ज का महत्व बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आज सभी के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए, ठीक ना। घर बनाने के लिए भी उतना पैसा नहीं तो हम होम लोन लेते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद ज़मीन लेनी है या बिज़नेस करना है या मेडिकल के लिए, हर चीज़ के लिए मतलब इतना इंसान के पास नहीं है तो उसके रूप में हम कर्ज लेते हैं। आज बाजार का प्रभाव बढ़ने के कारण व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करके कुछ पाना चाहता है। जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है तो व्यक्ति क्या है, सोचता है कि अपनी आय से ज़्यादा वो क्या करे, खर्च करके वो क्या चाहता है, पाना चाहता है, ठीक। व्यक्ति के जीवन में अनेक बार ऐसे जैसे शादी, शिक्षा, त्यौहार, जीवन, मृत्यु, भवन निर्माण ऐसे अवसर आते हैं जब उसे ऋण के रूप में धन लेना पड़ता है। मतलब कि कर्ज के रूप में क्या है, धन लेना पड़ता है। इस धन को वह साहूकार या बैंक से प्राप्त करता है। ये धन कैसे प्राप्त करता है, साहूकार से या तो वो बैंक से प्राप्त करता है। साहूकार से ऋण लेते समय प्राय अधिक ब्याज देना पड़ता है। मतलब जब वो साहूकार से ऋण लेता है तो उसको बहुत अधिक, जैसे बैंक अगर फर्दर 10% इंटरेस्ट मांग रहा है तो साहूकार उससे 15% मांगता है, उसको अधिक ब्याज देना पड़ता है। पहले के समय में, पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, ऋण किससे लेते थे, साहूकार से लेते थे और वो ऋण चुकाते रह जाते थे। फिर उनकी अगली पीढ़ी भी उस ऋण को चुकाती ही रह जाती थी क्योंकि ब्याज हमेशा बढ़ता ही रहता था।
हम इन निम्नलिखित दो उदाहरणों को देखते हुए ऋण की भूमिका क्या होती है देखेंगे। ऐसे दो स्टोरी आपकी बुक में दी हुई है, चलिए इस स्टोरी को देख लें और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या भूमिका है ऋण की। त्योहारों का मौसम। अब से 3 महीने बाद त्योहारों का मौसम है। जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 4000 जोड़ी जूते की मांग आती है। मतलब उसके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है 4000 जूतों की, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है और 1 महीने में उसे 4000 जूते बनाकर देने हैं। उत्पादन के काम के समय पूरा करने के लिए सलीम को काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। समय से 1 महीने में उसको जूता बना के देने के लिए कम से कम उसको एक्स्ट्रा मजदूर की रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चे माल को खरीदना है और तो और रॉ मटेरियल भी उसे खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। मतलब 2 तरीके से वो ऋण लेगा। पहला, वो चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है चमड़ा व्यापारी से क्या कहता है कि वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है कि मुझे अभी चमड़ा चाहिए, इसलिए मुझे कर्ज के रूप में चमड़ा दे दो। दूसरा, वह बड़े व्यापारी से 1000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज ले लेता है। जिसके यहाँ से ऑर्डर आया है उससे एडवांस में वो कितना ले लेगा, 1000 रुपया पहले ही ले लेगा। तथा महीना ख़त्म होने से पहले ऑर्डर पहुँचाने का वादा भी उससे कर देता है कि आप मुझे एडवांस दे दीजिए 1000 रुपया, जब मैं पूरा ऑर्डर पूरा कर दूँगा तो आप मुझे मतलब महीना ख़त्म होने से पहले मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूँगा, तब आप मुझे बाकी पैसा दीजिएगा। महीने के आखिरी में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है तो उसे एक अच्छा खासा लाभ भी मिलता है। मतलब उसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और वह उधार लिए धन को वे अदायगी कर देता है। समय से वो दे देता है, इस वजह से उसकी वो अदायगी कर देता है। तो सलीम उत्पादन की कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों और ऋण के द्वारा पूरा करता है। मतलब जो प्रोडक्शन की जो उसका काम है, जो उसको ऑर्डर मिला था, उसको कैसे उन ज़रूरतों को पूरा किया, उसने लोन लेकर पूरा किया, है ना। तो ऋण उसे उत्पादन की कार्यशील खर्चों उत्पादन के समय पर करने में मदद करता है। मतलब कि जो लोन है वो समय से जैसे बिजनेसमैन को आपने देखा होगा कि वो लोन लेकर ही उसको पूरा करते हैं। समय से उसने पूरा कर लिया, वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है, उसकी कमाई भी बढ़ गई। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा करता है, ठीक ना। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो ऋण है वो क्या है, अगर बात की जाए फर्स्ट पॉइंट जो हमारा पहली स्थिति में था, ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। मतलब ये महत्वपूर्ण है ना, और पॉजिटिव है अगर इस दृष्टि से देखा जाए। लेकिन दूसरी स्टोरी को ज़रा ध्यान से आप देखें तो सपना की समस्या। एक छोटी किसान सपना अपने 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली लगाती है, ठीक ना। और वह उस उम्मीद पर फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। वो इस उम्मीद पर सोचती है कि मैं कर्ज समय पर लौटा दूंगी, और साहूकार से वो क्या करती है, ऋण ले लेती है, कर्ज ले लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। हालांकि सपना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार को कर्ज लौटाने में असफल रहती है। साल के अंदर कर्ज बड़ी रकम बन जाता है और उसके ऊपर मतलब इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। अगले साल सपना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, मतलब नॉर्मल मतलब प्रोडक्शन होता है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वो अपना कर्ज वापस कर सके। इतना मतलब उसको कमाई प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता है कि वो उसको बेचकर वो अपना पिछले साल का और इस साल का जो कर्ज है उसे अदा कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा उसे बेचना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की आवश्यकता शहरों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की जो आवश्यकता है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु ये राशि शहरों के लिए जाने वाले ऋण की अपेक्षा काफ़ी कम होती है, क्योंकि शहरों में प्राय बड़े कारखाने लगाने के लिए बड़ी मात्रा में ऋण लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि गांव की अपेक्षा जो है शहरों में बहुत अधिक लोन लिया जाता है, क्योंकि कारखाने स्थापित करने होते हैं। परंतु गांव में प्राय उत्पादन के लिए बीजों, खाद, कीटनाशक, दवाई, पानी, बिजली उपकरणों की मरम्मत आदि के लिए खर्च होता है, ठीक ना। किसान के ऋण की सीमा भी काफ़ी कम होती है। वह प्राय 6 महीने के लिए ऋण प्राप्त करता है। मतलब जो किसान जो कर्ज लेता है वो किसके लिए लेता है, 6 महीने के लिए लेता है। फसल प्राप्त होने पर वह ऋण चुका देता है। यहाँ पर ऋण की अदायगी पूरी तरह से फसल के उत्पादन पर निर्भर होती है। कितना फसल अगर बहुत अच्छी हुई, जितना अधिक प्रोडक्शन होगा तो उतनी ही मतलब क्या है, ऋण की अदायगी वो आसानी से कर सकेगा। यदि फसल नुकसान दे देती है तो कर्जदार होता जाएगा। मतलब कि जो किसान है वो कर्जदार हो जाएगा।
जाएगा, ठीक ना। तो सपना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई, मतलब वो सही समय पर दे ना सकी। कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा उसे बेचना पड़ा। ऋण ने सपना की कमाई को बढ़ाने की बजाय उसकी स्थिति क्या कर दी, बदतर कर दी, ठीक ना। ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में ढकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक हो जाता है, ठीक ना। वही लाइन है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में कितनी होगी, कैसी होगी, बदतर हो जाती है, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, आम भाषा में एक कर्ज जाल कहा जाता है। अपने जाल में वो फंस जाता है, ठीक ना, जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक है। साहूकार ऋण देते समय व्यक्ति की आय तथा उसकी सामाजिक साख का अवश्य ध्यान रखता है, क्योंकि ऋण देने का उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। दूसरी तरह से बैंक ऋण देते समय कार्य का स्वरूप और जमानत का महत्व देता है। यदि बैंक को ऋण न चुकाया जाए तो वह गिरवी वस्तु के माध्यम से आपकी राशि प्राप्त कर सकता है। साहूकार तो आपको ऋण दे देगा कि आपकी स्थिति देखकर, ठीक ना, लेकिन बैंक को जब हम जब कर्ज लेने जाते हैं या लोन लेने जाते हैं तो वो आपको वहाँ पर एक कोई चीज़ गिरवी रखनी होगी, कोई चीज़ अपनी दिखानी होगी, प्रॉपर्टी या कुछ भी दिखाकर आप उससे बैंक से लोन ले सकते हैं। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है। एक स्थिति में तो आय बढ़ सकती है जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है, जैसे सलीम की। लेकिन दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति की अपने जाल में फंसा देता है। अगर सपना की बात देखी जाए तो क्या है, दूसरी स्थिति में अगर फसल बर्बाद हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, जो कर्ज में वो जाल में फंस जाएगा। सपना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में और भी क्या होगी, बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, इस परिस्थिति के खतरे और हानि पर होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ऋण की शर्तें, ठीक। और जितने भी अगर मैं बता दूं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बनते हैं आपके होमवर्क के लिए है कि बैंकों के ऋण की गतिविधियां क्या हैं, साख की 2 विभिन्न स्थितियों के बारे में बताएं। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ऋण की शर्तें। जितने क्वेश्चंस मैं आपसे कहती जाऊँ उसे आप फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे रफ कॉपी पे लिख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।